हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान, प्रस्तावना और उसके स्रोत। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज प्राइमबल? तो प्रस्ता हाँ, प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज द प्राइमबल? तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचयात्मक या इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो संविधान के मूल्यों, उद्देश्यों और दर्शन को दर्शाता है। यानी प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र बोल सकते हैं, जो संविधान के मूल उद्देश्यों और दर्शन को प्रदर्शित करता है। प्रस्तावना को किसने बनाया? सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने बनाया? तो प्रस्तावना को भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया। आप सभी को पता होगा कि जो प्रस्तावना है, जिससे पहले उद्देश्य का बोला जाता था, इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। राज्य का स्वरूप, प्रस्तावना के अनुसार राज्य का स्वरूप राजनीतिक ढांचा कैसा होगा? नागरिकों के लिए आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना। इसका प्रमुख उद्देश्य है, राज्य के लक्ष्य क्या हैं? तो प्रस्तावना हमें बताता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, नागरिकों के लिए क्या आदर्श होंगे और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी राज्य के क्या क्या लक्ष्य होंगे। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो संविधान की स्टार्टिंग लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। आगे है प्रस्तावना का मूल आधार। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार बना। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इसके बाद है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया। इसके बाद है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। आगे है भारत का स्वरूप। तो प्रस्तावना के हिसाब से भारत एक संप्रभु देश है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी यह किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। अपने निर्णय भारत खुद ले सकता है। संप्रभु का अर्थ है भारत अपने निर्णय बिना किसी बाहरी शक्ति के स्वयं ले सकता है। दूसरा है समाजवादी। तो भारत एक समाजवादी कंट्री है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। इसका मॉडल है लोकतांत्रिक समाजवाद। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानता को कम करना, कल्याणकारी राज्य और समान अवसर उपलब्ध कराना। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है आर्थिक असमानता को कम करना, कल्याणकारी राज्य और समान अवसर उपलब्ध कराना ही समाजवादी शब्द का उद्देश्य है। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य है राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है।
आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता पहले से मौजूद थी। यानी कि इस शब्द के प्रस्तावना में जुड़ने से पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता पहले से मौजूद थी। आगे है भारत का स्वरूप पार्ट 2। इसके बाद है लोकतांत्रिक। शासन की अंतिम राजनीतिक शक्ति जनता के पास होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें शासन की अंतिम जो राजनीतिक शक्ति है वो जनता के पास है और जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनेगी जो शासन की अंतिम राजनीति के माध्यम से भारत देश का शासन चलाएंगे। इसका प्रमुख तत्व हैं वयस्क मताधिकार। इसके बाद है रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, यानी कि भारत एक गणराज्य देश है जिसमें भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। इसका मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आगे है नागरिकों के लिए संकल्पित आदर्श। तो जो प्रस्तावना में जो भारतीय नागरिकों के लिए कुछ आदर्श दिए गए हैं, जैसे अगर प्रस्तावना की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के न्यायों की या जस्टिस की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है राजनीतिक। जो ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं इन्हें भारतीय संविधान में रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया था। जैसे पहला है सोशल या सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव पर समाप्ति। दूसरा है आर्थिक असमानताओं को कम करना और राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। इसके बाद अगर स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसा है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था और उपासना या पूजा की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। आगे है समानता। तो प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की है, एक तो है प्रतिष्ठा, सभी की सामाजिक स्थिति में समानता और दूसरी है अवसर की समानता। इसके बाद है बंधुता या भाईचारा। इसका उद्देश्य है एकता, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकीकरण। यह 2 मजबूत या महत्वपूर्ण चीजों को सुनिश्चित करती है। पहली है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। इसके बाद अगर समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। जो प्रस्तावना में अखंडता शब्द है उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे है प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 1975 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला है सोवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर। हाँ, प्रस्तावना के पहले जो प्रस्तावना थी उसमें केवल सोवरेन, डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये 4 शब्द थे। लेकिन संशोधन के बाद प्रस्तावना में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिव, रिपब्लिक, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन,
यानी प्रस्तावना में पहले 1, 2, 3 शब्द थे, लेकिन संशोधन के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, एक की पॉइंट है। आगे है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं? तो इसके खिलाफ दो महत्वपूर्ण केस हैं। पहला है बेरूबारी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके कुछ समय के बाद 1973 में एक केस होता है, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है और इसमें चेंज किया जा सकता है, यानी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वह बदलना नहीं चाहिए। इसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात कही गई थी। आगे है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाया। जैसे भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रशासनिक और संरचनात्मक प्रभाव इसी एक्ट का पड़ा। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वह भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रशासनिक और संरचनात्मक प्रस्ताव या प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग और इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, ये कुछ प्रावधान हैं जो 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में प्रेरित हैं। इसके बाद है ब्रिटेन और अमेरिका का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव। एक तो है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कैबिनेट सिस्टम एंड स्पीकर की भूमिका, सिंगल सिटीजनशिप और द्विसदनावाद व्यवस्था और लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। इसके बाद है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में एक तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, एक कुछ प्रमुख प्रावधान है जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित किए हैं। इसके बाद है सामाजिक नीति और मजबूत संघ, आयरलैंड व कनाडा। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चयन की विधि और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये तीन प्रमुख प्रावधान आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में प्रेरित हैं। इसके बाद है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में केंद्र के पास अपशिष्ट विधायी शक्तियां, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा गवर्नर्स की नियुक्ति का मॉडल और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन या सलाहकारी अधिकारिता। तो ये तीन प्रावधान हैं जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में प्रेरित हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक तो महत्वपूर्ण है संवर्ती सूची, जिसे अनुसूची 7 में शामिल है। यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता। ये कुछ प्रावधान हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद है जर्मनी का संविधान, जिसे वाइमर संविधान भी बोलते हैं। इस देश के संविधान से आपातकालीन प्रावधान और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन एक कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में प्रेरित हैं। कुछ और भी सोर्सेस हैं, जैसे यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसके द्वारा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन की विधि
व राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ये दो प्रमुख प्रावधान है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद है फ्रांस। तो फ्रांस से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये तीन प्रमुख प्रावधान है जो भारतीय संविधान में प्रेरित हैं फ्रांस के संविधान से। इसके बाद है जापान। जापान की संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 21 में है, इसे अडॉप्ट किया गया है। आगे है जैसे यूएसए से अक्सर ड्यूटीज, हाँ तो आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में न्याय के टोटल 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं करती है? विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय या उपासना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता विचार का भी उल्लेख करती है, अभिव्यक्ति का करती है, उपासना का भी करती है, लेकिन प्रस्तावना में व्यवसाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, प्रस्तावना में समानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कानून और न्याय की समानता, स्थिति और अवसर की समानता, आय और संपत्ति की समानता और अधिकार और कर्तव्य की समानता। तो प्रस्तावना में कानून और न्याय की बात की गई है, स्थिति और अवसर की भी बात की गई है, अधिकार और कर्तव्य की समानता इसका भी उल्लेख है, लेकिन ऑप्शन सी इसका उल्लेख नहीं है, आय और संपत्ति की समानता इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता को किससे संबंधित बताया गया है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। आगे है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभ में यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स और बेरूबारी यूनियन मामला या एस.आर. बोम्मई मामला। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन संशोधन करते समय जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। आगे है, केशवानंद भारती वाद मामले में प्रस्तावना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना? केशवानंद भारती जो मामला है यह 1973 में हुआ था। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान की व्याख्या में सहायक है। प्रस्तावना को संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता है और प्रस्तावना मौलिक अधिकारों से ऊपर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? रिपब्लिक,
डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट या जस्टिस। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सोशलिस्ट या सामाजिक शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार या हिस्सा नहीं है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता है, आवागमन की भी है, रोजगार की भी है, लेकिन इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का सबसे उपर्युक्त अर्थ क्या है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है, भारत में 2 सदनों वाली संसद है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, यानी वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे राजा का पहले होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन गणराज्य शब्द का अर्थ है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा और जनता के द्वारा उसे चुना जाएगा। लेकिन भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय संविधान में प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन सी गलत है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करने की व्यवस्था मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट विधायी शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी दिए गए ऑप्शन को मैच कीजिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जापान से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से न्यायिक पुनर्वलोकन, फ्रांस से आपातकालीन प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से या किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से ली गई है। यूएसएसआर, यूएसए, कनाडा और फ्रांस। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अडॉप्ट करने की प्रेरणा यूएसएसआर से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूएसएसआर कंट्री है या संघ था, जो वर्तमान में जो रूस है, पहले 1991 से पहले यह यूएसएसआर था, सोवियत संघ बोलते हैं इसको। भारतीय संविधान की आपातकालीन व्यवस्था के संबंध में किस विदेशी संविधान का प्रभाव माना जाता है। तो जो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वह किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। आयरलैंड का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का 22वां संविधान,
और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमारे देश के संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है या व्यवस्था है उसे अडॉप्ट किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान पर दक्षिण अफ्रीकी संविधान का प्रभाव माना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रावधान है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, डीपीएसपी और आपातकालीन प्रावधान। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही रूप से सुमेलित है? जापान के द्वारा प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, कनाडा के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसएसआर के द्वारा जुडिशियल रिव्यू और आयरलैंड के द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन इसमें कनाडा से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसे जो गलत है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर से जुडिशियल रिव्यू ये भी गलत है, और आयरलैंड से पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जापान के संविधान से ही विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसको अडॉप्ट किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो